पहले वाली वीडियो में हमने जजमेंट के रिलेटेड एक टॉपिक पर डिस्कशन किया था, जजमेंट व्हेन प्रोनाउंस्ड एंड साइन। ठीक है, अब आज हम बात करेंगे सीपीसी के रूल 2 टू रूल 5 तक। ये रूल एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये एसेंशियल चीजें हैं, जरूरी चीजें हैं जो एक जजमेंट में डाली जानी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूल 2 के बारे में। रूल 2 आपका क्या पढ़ता है? रूल 2 बोलता है पावर टू प्रोनाउंस जजमेंट रिटन बाय जज प्रीडिसेसर। ठीक है, जो मान लीजिए कि कोई जज के अंडर में है, ठीक है, मान लीजिए कि जो जज आपका जजमेंट देने वाला था, ठीक है, जो जज आपका जजमेंट देने वाला था वो जजमेंट तो दे सकता है और उसको प्रोनाउंस भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो जज होगा आपका, मान लीजिए उसने जजमेंट दे दी, जजमेंट दिया, ठीक है, वो रिटन स्टेटमेंट को प्रोनाउंस करेगा और लिख भी सकता है। मान लीजिए कि कोई और लिखने वाला व्यक्ति नहीं है वहां पर जब जजमेंट दी जा रही थी, तो वो जो जज होगा उस जज के पास ये चीज की पावर होगी कि वो उसको प्रोनाउंस करे, मतलब उसको सुनाए और साथ ही साथ उसको लिखित तौर पर वो किसी भी डॉक्यूमेंट पर मेंशन भी करे। लेकिन जो जज का प्रेडिसर होगा, मान लीजिए प्रेडिसर मतलब जो आपका उसके अंडर में काम करने वाला व्यक्ति है एक तरीके से, उस व्यक्ति को इस बात का कोई अधिकार नहीं होगा कि वो उसकी जजमेंट दे, मतलब एक तरीके से जजमेंट को सुनाए। ठीक है, उसको लिखने का अधिकार तो होगा, ठीक है, लेकिन उसको सुनाने का मतलब फैसला लेने का, उसमें किसी तरह के किसी भी वाद पर डिसीजन देने का या किसी भी वाद पर फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं होगा जो उस जज का प्रेडिसर होगा। ठीक है, तो रूल 2 जो आपका है वो ये बोलता है कि जो जज होगा उसको जो है प्रोनाउंस करने का, मतलब डिसीजन लेने का, जजमेंट सुनाने का और लिखने का दोनों का अधिकार होता है। लेकिन जो उसका प्रेडिसर होगा उसको सिर्फ लिखने का अधिकार होगा, उस स्टेटमेंट को, उसको प्रोनाउंस करने का, उसको सुनाने का कोई अधिकार नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे रूल 3 के बारे में। रूल 3 आपका कहता है जजमेंट टू बी साइंड। ठीक है, जब आपका जज किसी वाद पर, जिसका ट्रायल चल रहा होगा कोर्ट के अंदर, अगर किसी भी तरह का ट्रायल चल रहा होगा और उस ट्रायल को जिस दिन वो उसकी फाइनल, मतलब एक तरीके से कंक्लूसिव जजमेंट देने वाला होगा, तो उस जजमेंट को देने के बाद, ठीक है, अगर मान लीजिए उसमें कोई करेक्शन है या किसी तरह का कोई एरर है, तो उस एरर को कंप्लीट करने के बाद उसको लास्ट में उस पर उसी जज का साइन होगा जिस जज ने उसको उस जजमेंट को पास किया है, उस जजमेंट को दिया है, उस पर उसी जज के सिग्नेचर होंगे। ठीक है, ये बात है आपके रूल 3 की सीपीसी के अंडर। उसके बाद रूल 2 और रूल 3 को करने के कंप्लीट करने के बाद अब हम रूल 4 की तरफ बढ़ते हैं। रूल 4 आपका रिलेटेड है जजमेंट ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट्स के। ठीक है, अच्छा, कुछ ऐसे भी मतलब अपराध होते हैं जो ज्यादा खतरनाक नहीं होते हैं, छोटे मोटे टाइप के होते हैं, मतलब उससे ज्यादा कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। नुकसान तो होता ही है, अपराध तो अपराध ही होता है, लेकिन आप ये कह लीजिए कि छोटे मोटे जो आपके किसी भी तरह के अपराध हो जाते हैं आपके समाज में, या कहीं छोटी मोटी चोरी चकारी हो गई, या जो है किसी ने किसी का फोन चुरा लिया, या किसी भी टाइप का जो छोटा मोटा आपका, तो इसमें जो जजमेंट होगा, इसमें जो जजमेंट जब कोई जज देगा, ठीक है, आपका रूल 4 के अंडर, तो उसे ज्यादा मतलब इतना डिस्क्रिप्शन में उसका रिटन डॉक्यूमेंट देने की हर पार्टी को जरूरत नहीं है। ठीक है, वो बस उसमें बताएगा कि ऐसा ऐसा, मतलब इंपॉर्टेंट बातें बता देगा कि उस समय उस रात को बस उसके यहाँ से साइकिल चोरी हो गई थी, इस समय ऐसा हुआ था, रात में 12 बज रहे थे, बस उसने बता दिया रात में 12 बजे साइकिल चोरी हुई थी, फिर डिसीजन दे दिया कि जो चोर है उसको जो है इतना पेनाल्टी या इतने दिन की सजा वगैरह जो होनी हो जानी, मतलब दे देगा। और ज्यादा उसके ऊपर ज्यादा वो जजमेंट वो अपने मतलब डिस्क्राइब नहीं करेगा पूरी तरीके से, उसको बस हल्के फुल्के जो अपने फैक्ट ऑफ इशू है उसको थोड़ा बहुत बता के उस पर अपना फैसला सुना के वो आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद आपका रूल 4 के अंडर में ही एक पॉइंट और आता है, जजमेंट्स ऑफ अदर कोर्ट।
जजमेंट ऑफ अदर कोर्ट का क्या मतलब है? मान लीजिए कि कोई न्यायालय पहले से ही किसी केस के ऊपर उसके यहाँ लगातार ट्रायल चल रहा था, 2 साल 3 साल उसके यहाँ ट्रायल चला, आखिरी में क्या हुआ कि उस न्यायालय पे बहुत ज्यादा काम का बर्डन आ गया, तो उसने अपना जो मुकदमा था, बर्डन आ गया, और या फिर मान लीजिए कि उसकी टेरिटरी में अब नहीं आ रहा है वो मुकदमा जिसके ऊपर उस न्यायालय में पहले से ही मुकदमा चल रहा था, तो वो क्या करेगी, उस केस को किसी दूसरे न्यायालय में पास कर देगी या भेज देगी कि आप इस पे जजमेंट लीजिए। मान लीजिए कि सिविल कोर्ट का मामला है, वो हाई कोर्ट में जाता है, तो अब हाई कोर्ट में जाने के बाद हाई कोर्ट एकदम बेसिक मतलब नीचे से ग्राउंड लेवल से तो उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं करेगा, वो सिविल कोर्ट पे सिविल कोर्ट द्वारा जो डॉक्यूमेंट हाई कोर्ट में भेजे जाएंगे उसी के बिहाफ पर, उसी के बेसिस पर ही अपना फैसला लेगा, अपना डिसीजन लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसे किसी भी तरह की मतलब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही, आप ये समझ लीजिए। बस अब वो जो दूसरी कोर्ट होगी, जो दूसरी कोर्ट होगी जो उस न्यायालय के बिहाफ पर फैसला करेगी, वो ज्यादा उसको डीपली आपको उसका रिटर्न स्टेटमेंट या आपको डॉक्यूमेंट इतना नहीं अवेलेबल कराएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही सब कुछ वहां पर मेंशन होगा। बस वो एक प्रिसाइज वे में इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हुए उसके ऊपर ट्रायल चलाते हुए अपना डिसीजन दे देंगे, अपनी जजमेंट पास कर देंगे, और वही जजमेंट आपको एक शॉर्ट वे में मिल जाएगी और उस पर साइन कर देगा वो कोर्ट। ठीक है, ये बात हुई थी रूल 4 के अंडर में। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूल 5 की। रूल 5 आपका बताता है कोर्ट टू स्टेट इट्स डिसीजन ऑन ईच इशू। ठीक है, मान लीजिए कि कोई न्यायालय है, ठीक है, न्यायालय में आपके मर्डर का कोई मुकदमा दायर होता है कि राम ने श्याम का मर्डर कर दिया। ठीक है, तो जब अब राम ने श्याम का मर्डर किया, तो उस मर्डर होने के दौरान या मर्डर होने के पहले और मर्डर होने के बाद और मर्डर होने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस विभाग द्वारा या किसी और भी जो भी जैसे मान लीजिए सीबीआई वगैरह जो भी आपकी लगती है, वो जितनी भी इन्वेस्टिगेशन करेगी और जितने जो है आपके फैक्ट, ठीक है, फैक्ट ऑफ इशू जितने भी उसमें आएंगे उन सब को जो है वो वहां पर मेंशन करेंगे, और हर एक फैक्ट पर जो उस फैक्ट उसमें मेंशन किया गया है, हर एक मतलब इशू के ऊपर अपना फैक्ट उनको मेंशन करते हुए बताना पड़ेगा कि इस कारण ये हुआ, इस कारण ये हुआ, इस वजह से ये चार्ज आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं। ठीक है, उसमें हर एक वाद बिंदु पर, हर एक चीज के ऊपर उन्हें उसका कारण बताना होगा और उसके ऊपर अपना फैसला सुनाना होगा कि हमने इस बेसिस पर, इस वाद पर हमने डिसीजन लिया है। ठीक है, तो ये बात हुई थी आज हमारी रूल 2 टू रूल 5 से। ये एक तरीके से आप समझ लीजिए कि जजमेंट का एक बहुत ही जरूरी चीज है। अगर ये सब चीजें जजमेंट में नहीं होंगी आपके, तो आपका जो जजमेंट है वो सही नहीं मान्य होगा, सही नहीं माना जाएगा। तो किसी भी अच्छी जजमेंट के लिए, जो अच्छी जजमेंट जिसके ऊपर पॉइंट आउट ना किया जा सके किसी भी दूसरे व्यक्ति द्वारा, या किसी भी मान लीजिए प्लेंटिफ के हक में चला गया तो डिफेंडेंट पॉइंट आउट कर देगा कि इसमें तो ऐसा नहीं ऐसा है। ठीक है, अगर डिफेंडेंट के पक्ष में चला गया तो प्लेंटिफ बोलेगा कि नहीं इसमें इन्होंने गलत जजमेंट ली है। तो फिर बार बार जो है इस तरीके से न्यायालय का समय भी खराब होगा और आपके जो है समय के साथ साथ केस आपका लंबा भी खींचेगा। तो इसलिए जो है ये सब चीजें एक जजमेंट में बहुत जरूरी होती हैं, जो कि न्यायालय को करना ही करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और एक चीज, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं NUJMI1 में। आपको इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।